गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही उपभोक्ता के बचत के बारे में अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता आपको पता है अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है। उपभोक्ता को विवेकशील इसलिए माना गया है क्योंकि उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का उद्देश्य उपभोक्ता का रहता है, इसलिए उपभोक्ता को विवेकशील माना जाता है। इसी को कंटिन्यू करते हुए उपभोक्ता की बचत करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए उपभोक्ता की बचत। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की जो बचत है इसकी अवधारणा का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व माना गया है। ये अवधारणा समझने की दृष्टि से काफ़ी सरल भी है। हालांकि इसके माप के संबंध की अगर अपन बात करते हैं तो इसके माप के संबंध में विवाद पाया गया है, क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचार होते हैं। इस वजह से आधुनिक युग में जो है हमें अनेक वस्तुएं, जैसे आप देखते हो नमक है, माचिस है, अखबार है, फ़ोन है, बिजली है, पानी है, ये काफ़ी इनकी कीमतें कैसी होती है? इनकी कीमतें काफ़ी कम होती है, यानी कि हमें ये कम कीमत पर या सस्ते भाव पर मिलती है। इसके लिए हम जो कीमत देते हैं उसकी तुलना में हमें इनसे बहुत अधिक संतोष मिलता है। जैसे कि अभी देखो आप, नमक जो है खाने के लिए या खाने में नमक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप एक दिन बिना नमक के खाना खाओगे तो वो आपका खाना बिना स्वाद का लगेगा। और अगर नमक की अगर अपन बात करते हैं तो नमक की जो कीमत होती है वो कीमत बहुत ही कम होती है। 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 10 रुपये किलो कीमत अलग अलग होती है। यानी कि इससे जो हमें संतुष्टि मिल रही है वो काफ़ी मात्रा में मिल रही है, जबकि इसके लिए हम जो कीमत देते हैं वो कीमत सस्ते या कम भाव पर हमें आराम से मिल जाती है। बात करते हैं माचिस की। माचिस की एक छोटी सी डिबिया जो कि हर चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर माचिस नहीं होगी तो खाना नहीं बन पाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पाएगी, जबकि उसकी कीमत कितनी है? बहुत कम है। कहने का मतलब होता है हम दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का यूज़ करते हैं। पानी की बात करते हैं, पानी की कीमत भी काफ़ी कम होती है। आप पानी के जब बिल भरते हैं तो बिल काफ़ी कम आते हैं और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। पानी नहाने में, पानी पीने में, पानी खाना बनाने में, साफ़ सफाई करने में, सिंचाई के साधनों में, कूलर में, यानी कि पानी जो है वैकल्पिक साधन है। वैकल्पिक का मतलब होता है ऐसा साधन जिसका यूज़ हम बहुत जगह करते हैं, उसको वैकल्पिक साधन बोला जाता है। जैसे शक्कर हो गई, शक्कर भी एक वैकल्पिक साधन है। शक्कर को आप दूध में, चाय में, शरबत में, लस्सी में, मिठाई में, इन सब में यूज़ कर रहे हो, तो शक्कर एक कैसा साधन है? शक्कर एक वैकल्पिक साधन है। और बहुत सारे साधन ऐसे साधन होते हैं जिसका यूज़ एक ही जगह होता है। जैसे चाय की पत्ती की अपन बात करते हैं तो चाय की पत्ती सिर्फ चाय बनाने में यूज़ की जाएगी और उसका यूज़ कहीं पर भी नहीं होता है। तो बहुत सारे साधन ऐसे होते हैं जिनका यूज़ बहुत जगह होता है, और वो साधन कौन से साधन कहलाते हैं? वो साधन कहलाते हैं आपके वैकल्पिक साधन। क्या कहलाएंगे? वैकल्पिक साधन, जिसका बहुत जगह यूज़ होता है। आप इसमें जो है पानी का बता सकते हो, पानी का बहुत जगह यूज़ होता है। शक्कर का बता सकते हो, शक्कर का बहुत जगह यूज़ होता है। भूमि की बात करते हैं, जिसको ज़मीन बोलते हैं, उसका यूज़ भी बहुत जगह हो सकता है। इसके अलावा जो है बिजली ले लो, बिजली का भी बहुत जगह यूज़ होता है।
इस प्रकार ये सभी वैकल्पिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। दूध की बात कर लो, दूध का भी बहुत जगह यूज़ होता है, दूध पीने में, दूध चाय बनाने में, दूध का जो है शरबत बनाने में, दूध से मिठाइयाँ बनाने में, इस प्रकार उसका यूज़ किया जाता है। घी की बात कर लो, घी का भी जो है बहुत जगह यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब ये वैकल्पिक साधन हैं और बहुत सारे साधन होते हैं जिनका हम एक ही जगह यूज़ करते हैं। जैसे चाय की बात करते हैं, चाय की पत्ती या चाय बात कर लो, चाय का सिर्फ चाय में यूज़ होता है, कॉफ़ी का कॉफ़ी में ही यूज़ होगा, मकान सिर्फ रहने के काम ही आएगा, जबकि भूमि जो है उस भूमि पर आप मकान भी बना सकते हो, उस भूमि पर आप कंपनी भी खोल सकते हो, उस भूमि पर जो आप खेती भी कर सकते हो, उस भूमि पर जो है आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। कुल मिला के ये वैकल्पिक साधन के रूप में काम आती है और ये मकान जो है रहने के काम में ही आता है। तो इस प्रकार जो है एक साधन का जब बहुत जगह यूज़ होता है तो वो वैकल्पिक साधन कहलाता है और जिस साधन का एक जगह यूज़ होता है वो एक ही साधन के रूप में काम आता है। तो बात मैं ये कर रही थी आपको कि ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी उपयोगिता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें वो कम कीमत पर मिल जाती है। कहने का मतलब कीमत कम है, सस्ती है और उसके से मिलने वाला जो संतोष है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसे अर्थशास्त्र में हम जो है अतिरिक्त संतोष मिलता है। कहने का मतलब जो हम इसकी कीमत देते हैं उसके बदले में हम उसकी ज़्यादा कीमत भी दे सकते हैं लेकिन वो हमें कम कीमत पर मिल रही है। इस प्रकार जो हमें अतिरिक्त संतोष मिल रहा है कम कीमत पर अधिक संतुष्टि, वो कहलाता है अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत। वस्तु स्थिति यानी कुल मिला के यह इन वस्तुओं के अभाव में रहने की अपेक्षा अगर पानी नहीं आए या आप प्यासे हो तो उसके लिए आप कितना भी पैसा दे सकते हो। 100 रुपये भी अगर आपको देने पड़े तो दे सकते हो, लेकिन अगर वो बोतल आपको 20 रुपये में मिल रही है और आप कितना सकते हो 100 रुपये और आपको मिल कितने में रही है 20 रुपये में, तो आपकी जो उपभोक्ता की जो बचत होगी वो होगी 100 माइनस 20 बराबर 80 के बराबर। ये उपभोक्ता की बचत कहलाती है। इसको अभी अपन चित्र के द्वारा और स्पष्ट करेंगे जिसमें फॉर्मूला भी आएगा। आपको मैंने सिर्फ यही बताया है कि जो उपभोक्ता वास्तव में दे सकता है और जो वास्तव में देता है उन दोनों के बीच का अंतर ही कहलाता है आपका उपभोक्ता की बचत। इस प्रकार हमने वातावरण और परिस्थितियों के कारण अनेक पदार्थों से जो अतिरिक्त संतोष मिलता है उसका बड़ा महत्व होता है उपभोक्ता की दृष्टि में। परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो फ्रांस के इंजीनियर ड्यूपिट ने। किसने किया था? फ्रांस के इंजीनियर ड्यूपिट। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के इंजीनियर ड्यूपिट ने किया था। बाद में ड्यूपिट ने यह भी जानकारी दी कि एक उपभोक्ता एक वस्तु के लिए जितनी राशि वास्तव में देता है उससे कई अधिक राशि वह देने को तत्पर होता है, जो कि मैंने आपको पानी के एग्जाम्पल के द्वारा बताया। तो देने को तत्पर होता है और इस प्रकार उसे एक प्रकार की अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है या संतुष्टि या बचत होती है, वही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ कि आप मार्केट में गए सूट खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, और आपने ये सोचा है कि मुझे 1000 रुपये तक का या 1000 रुपये तक की क्या लेके आनी है, ड्रेस लेके आनी है। ये आपके माइंडसेट में आप बैठा के गए हो कि मुझे 1000 रुपये तक की ड्रेस लेके आनी है और आप बाज़ार में गए और आपको जो ड्रेस है वो पसंद आ गई। कितने में? 700 रुपये में पसंद आ गई। आप कितने रुपए देने के लिए तत्पर थे? 1000 रुपये। और आपको प्राप्त कितने में हो गई? 700 में। तो यहाँ पर 1000 माइनस 700 बराबर
उपभोक्ता की जो बचत होगी वो 300 रुपये के बराबर होती है। कुल मिला के जो उपभोक्ता देने को तत्पर रहता है और जो वास्तव में देता है, उन दोनों का डिफरेंस ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। ये आपके जो है थोड़ा सा मैंने ऐसे ही बताया है, इसको लिखना कैसे है मैं बताऊंगी अभी। इसके बाद प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, जिनका नाम सुना होगा आपने, उन्होंने 1890 में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का उपयोग किया और इसकी जो है परिभाषा दी है। किसने? एल्फ्रेड मार्शल, महान अर्थशास्त्रियों में इनका नाम आता है। एल्फ्रेड मार्शल ने जो है 1890 में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का जो है बचत की अवधारणा दी है और इनकी एक परिभाषा दी है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें मार्शल ये कहते हैं कि एक उपभोक्ता या एक जो वस्तु को खरीदने वाला होता है, उपभोक्ता ही कहा जाता है उसको, तो एक वस्तु के अभाव में रहने की अपेक्षा जो उपभोक्ता होता है वो जो कुछ कीमत उसके लिए देने को उद्यत होता जाता है और वह राशि उससे अधिक हुआ करती है जो वह वास्तव में देता है, ये अतिरिक्त या ये आधिक्य इस अतिरिक्त संतुष्टि का अधिक माप होता है। इसे ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। ये आप ऐसे ना लिखिए, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि एक उपभोक्ता जो वास्तव में देने को तत्पर रहता है और जो वह देता है, उन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। इस प्रकार मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत वह बचत या बचत का माप निम्नांकित ढंग से जो है प्रस्तुत किया गया है। इसके अंदर हम एक सारणी बनाएंगे और सारणी और चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे कि उपभोक्ता की बचत कैसे कैसे होती है। आप जो है इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है सारणी के द्वारा और चित्र के द्वारा हम स्पष्टीकरण करते हैं। सबसे पहले हम उपभोक्ता की बचत की सारणी बनाएंगे। यहाँ पर लेंगे वस्तु की इकाई, वस्तु की इकाई फर्स्ट कॉलम है आपका। इसके बाद सेकंड कॉलम में हम लेंगे सीमांत उपयोगिता, जिसको क्या बोलते हैं? MU। बताया था मैंने आपको, क्या बोलते हैं इसको? सीमांत उपयोगिता। किसमें? पैसों में। अंदर लिख दो इसके ब्रैकेट बना के, पैसों में, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं MU। यहाँ पे कर दीजिए। थर्ड जो कॉलम होगा उसमें बनाई जाएगी कीमत, वस्तु की कीमत आएगी यहाँ पर, और कीमत भी किस में आएगी? पैसों में। ब्रैकेट बंद कर दो, या सॉरी ये बना दो कॉलम। इसके बाद यहाँ पर आपकी फोर्थ कॉलम में आएगी उपभोक्ता की बचत। क्या आएगी? उपभोक्ता की बचत, वो भी आएगी पैसों में। इस प्रकार आपको 4 कॉलम बनाने हैं उपभोक्ता की बचत की सारणी की। हमने वस्तु की एक इकाई ली और उससे प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो है 100 पैसों के बराबर। हमने उसके कितने पैसे दिए? 20 पैसे, यानी उस वस्तु की कीमत कितनी है? 20 पैसे। उपभोक्ता की जो बचत होगी 100 माइनस 20 बराबर 80 के बराबर।
उसे सीमांत उपयोगिता मिली है 100 के बराबर, कीमत है 20। तो उपभोक्ता की जो सीमांत उपयोगिता है इसमें से हम कीमत माइनस करेंगे तो आपकी उपभोक्ता की बचत निकल के आ जाएगी। उपभोक्ता ने दूसरी वस्तु का यूज़ किया, उसी वस्तु का ही, उस वस्तु की दूसरी इकाई का यूज़ किया है, उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी है 80। वस्तु की कीमत कितनी है 20, तो 80 माइनस 20 बराबर 60 रुपये के बराबर उसे उपयोगिता प्राप्त होती है। इस प्रकार वस्तु की तीसरी जो है, यहाँ पर आप रोटी समझ लो, हम यहाँ पर रोटी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, रोटी। पहली रोटी खाई, जब उपभोक्ता बहुत भूखा है उसने पहली रोटी खाई, पहली रोटी से उसे 100 के बराबर उपयोगिता मिली और कीमत दी है उसने 20 पैसे, तो 100 माइनस 20 बराबर 80। जब उपभोक्ता पहली रोटी से दूसरी रोटी की तरफ जाएगा तो उसकी भूख थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस प्रकार दूसरी रोटी से उसे जो MU मिलेगी वो 80 के बराबर मिलेगी और रोटी की कीमत तो आपकी 20 रुपये है ही। इस प्रकार उसे उपभोक्ता की बचत 60 के बराबर मिलेगी। उपभोक्ता तीसरी रोटी खाएगा, उसका और पेट भर जाएगा और उसे उपयोगिता मिलेगी 60 के बराबर। इस प्रकार रोटी की कीमत वही 20 पैसे है, तो 60 में से 20 गए तो 40 के बराबर उसे उपयोगिता प्राप्त होती है। चौथी रोटी उसने ली, उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता 40 के बराबर है, क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता रोटी खाता जाएगा उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती जाएगी, क्योंकि उसका पेट बढ़ता जा रहा है। रोटी की कीमत वही 20 रुपये है, तो 40 माइनस 20 बराबर 20 रुपये के बराबर उसे जो है बचत प्राप्त होती है। पांचवी रोटी खाई उसने, रोटी की कीमत 20 है ही, उपभोक्ता की उपयोगिता यानी उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता 20 है, तो 20 माइनस 20 बराबर 0 के बराबर उसे उपयोगिता प्राप्त होती है। कहने का मतलब उसने जितना पैसा दिया है उसके बराबर ही उसे उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर जो है आप इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 300, इसका टोटल करोगे तो 100, और जब आप इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपके 200। करके देख लेना भले। ये 200 कहाँ से आया है, 300 में से हमने 100 माइनस किए। उपभोक्ता की उपयोगिता में से, प्राप्त सीमांत उपयोगिता में से हमने वस्तु की जो कीमत है उसको माइनस किया, तो आपकी उपभोक्ता की बचत निकल के आ जाती है 200 के बराबर। इस प्रकार ये सारणी बनेगी। इस सारणी को आप बना लीजिए। प्रस्तुत उदाहरण में X वस्तु की 5 इकाइयाँ या रोटी की कुल इकाइयाँ जो है उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता 300 पैसों के बराबर है और वस्तु की प्रति इकाई कीमत 20 रुपये के हिसाब से 100 पैसों के बराबर होती है। अतः जो उपभोक्ता की बचत है वो 300 माइनस 100 बराबर 200 पैसों के बराबर होगी। उपभोक्ता की बचत का जो सूत्र है, सूत्र लिख लीजिए, कुल उपयोगिता माइनस वस्तु की कीमत इंटू वस्तु की मात्रा। यहाँ पर लिख लो। उपभोक्ता की जो बचत है उसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, कुल उपयोगिता यानी TU माइनस वस्तु की कीमत इंटू मात्रा बराबर उपभोक्ता की बचत। कीमत को हम P से शो करते हैं, वस्तु की मात्रा को आप Q से शो कर सकते हो या N से भी शो कर सकते हो, किसी से भी शो कर सकते हो। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत निकल के आ जाती है। चित्र बनाइए इसका, पहले सारणी बना लीजिए फिर हम चित्र बनाते हैं। वही 0xx और 0yx बनाएंगे। ये 0xx हो गया, यहाँ पर 0yx हो गया, यहाँ पर वस्तु की कीमत आ जाएगी जो कि 0yx पर आती है हमेशा ही, और नीचे आ जाएगी
वस्तु की मात्राएं, वस्तु की मात्रा या वस्तु की मांग कर लो। बनाओ इसको। प्रस्तुत चित्र में OX पर वस्तु की मात्रा ली गई है, 0Y पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है और 0X पर सीमांत उपयोगिता व कीमत मापी गई है। 0X पर सीमांत उपयोगिता व कीमत भी आएगी जिसको हम कर लेंगे। यहाँ पर वस्तु की कीमत OR है। वस्तु की कीमत कितनी है? OR या 0R जो कि 20 के बराबर है। यहाँ पर देखो ये 20 के बराबर वस्तु की कीमत है जो कि R नाम डाल लो, यहाँ पर 0R कर दो, ये वस्तु की कीमत है। वस्तु की पहली जो इकाई है उससे 100 के बराबर, दूसरी इकाई से 80 के बराबर, तीसरी इकाई से यहाँ पर हमें एक यहाँ पे शो करना पड़ेगा 0 की जगह, ध्यान रखना इस बात का। आगे भी ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 40, ये 60, ये 80 और ये हो जाएगा आपका 100। पहली से 100, दूसरी से 80, थर्ड से 60, फोर्थ से 40, 5 से 20 के बराबर मिल रही है। और हम इसको जो है ऊपर से स्केल की सहायता से इन डॉट्स को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से आपका उपभोक्ता की बचत का चित्र बन जाएगा और इसे शो करना है PN नाम से। इसके बाद ये जो यहाँ पर 20 रुपये है, यहाँ से हम इसको ऐसे लेके जाएंगे N तक और यहाँ पर हम 5वीं इकाई तक लेके चले जाएंगे और इसको नाम दे देंगे M। क्या नाम देंगे? M। देखिए इसको, वस्तु की कीमत 20 रुपये है। उपभोक्ता को X वस्तु की 5 इकाइयों से कुल उपयोगिता जो मिल रही है वो है 0MNRP, 0MNP, 0MNP। यहाँ पे 0 भी लेके चलेंगे और 1 भी लेके चलेंगे। कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है? TU है 0MNP, 0MNP। ठीक है, अब बात करते हैं वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत कितनी है? कीमत है 0R। ठीक है, मात्रा कितनी है? मात्रा है आपकी 0M। वस्तु की मात्रा कितनी है? 5 इकाई है ना, तो 0M हो जाएगी। इस प्रकार उपभोक्ता की जो बचत होगी यानी उसे कुल कीमत देनी पड़ेगी 0RMN। कितना देना पड़ेगा इन दोनों का? 0RNM। उपभोक्ता की बचत का सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर। उपभोक्ता की जो बचत है उसका वो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। TU कितना है? OMNP माइनस वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा कितनी आ रही है? ORNM। ORNM माइनस कर देंगे तो RPN उपभोक्ता की बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? RPN उपभोक्ता की बचत आ जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो उपभोक्ता की बचत। अब मान लो कीमत 20 से बढ़कर 40 हो जाती है। ये देखो, ये 20 के बढ़कर 40 हो गई तो उपभोक्ता की बचत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसका नाम दे दो
नाम दे दो आप एस और टी, एस और टी दे दिया। तो जो उपभोक्ता की बचत पहले इतनी हो रही थी, अब उपभोक्ता की बचत जो है घटकर एस पी टी हो जाएगी। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, उपभोक्ता की बचत कम होती चली जाती है। और इस प्रकार हम चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण करके बता देंगे कि उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिल रही है वो संतुष्टि अधिक मिलती है जब वो वस्तु की कीमत कम दे रहा होता है। इससे स्पष्ट होता है कि वस्तु की कीमत के परिवर्तित हो जाने से या कीमत के बढ़ जाने से उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत जब कम हो जाती है तो उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है। कहने का मतलब कुल मिला के वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की बचत एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं। कीमत बढ़ी तो उपभोक्ता की बचत कम हो गई, कीमत कम हुई तो उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है। इससे आप जो है बना लीजिए चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके संबंध में मान्यताएं, कहने का मतलब उपभोक्ता की बचत के संबंध में मान्यताएं पढ़ेंगे जो कि प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उपभोक्ता की बचत को मापने की प्रोफेसर हिक्स की विधि, जो कि तटस्थता वक्रों की सहायता से या तटस्थता वक्रों की सहायता का प्रयोग करके किया जाएगा। आज इतना ही, जो कि उपभोक्ता की बचत में सारणी हो गई, चित्र हो गया, चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण हो गया, और हम इसको जो है उपभोक्ता की बचत और कीमत के संबंध को बता सकते हैं। दोनों का संबंध विपरीत होता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो 2 नंबर के में आपको यही बताना है कि एक उपभोक्ता जो वास्तव में देने को तत्पर होता है, एक उपभोक्ता किसी वस्तु के अभाव में जो वस्तु देने को जो कीमत वो देने को तत्पर होता है, और जो वो वास्तव में देता है, इन दोनों के बीच का अंतर ही या इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। इस प्रकार आपको उपभोक्ता की बचत की परिभाषा दे देनी है। इसके बारे में थोड़ा सा आप ये भी बता सकते हो कि इसकी अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के इंजीनियर ड्यूपिट ने किया था। बाद में इस अवधारणा का प्रयोग मार्शल के द्वारा 1890 में विस्तृत रूप में किया गया। परिभाषा दे दो, डायग्राम बना दो, और डायग्राम बना के आप जो है स्पष्टीकरण कर सकते हो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सारणी के द्वारा। अब इसकी मान्यताओं के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।